पहले हम कंट्री को स्पेसिफिकली देख लेते हैं, ज्यादा कंट्री नहीं है, एक बार में हम गो अराउंड हो जाते हैं, फिर उस कंट्री के बारे में जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उस कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मैं आपको पहले दिखा दूं मैंने क्या वर्क मैप वगैरह आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। एक मैप तो ये है जो पॉलिटिकल मैप है, एक मैप वर्ल्ड मैप में मैंने तैयार कर रखा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं मेनली जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव डन इज दिस थिंग फॉर यू, this thing, that what I have done. I have made the entire map by my own, and this is something that you need to do, but you don't need to do. You can just take a print out of this, and it will be easy for you. I think my writing will be quite clear in this map. So this is the map work what I have done. और इसमें मैंने, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट का जितना भी स्पेशलिटी है मैंने इस साइड में लिखा है, और जो लिखने वाली चीजें है उधर वो मैंने इधर लिख दी है। वैसे ही अब देखो, इस मैप पे हमने पॉलिटिकल काम किया है, हमने कंट्री को लोकेट किया है, क्या के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें उसको इस पे देखा है, इस पे मैंने वो चीजें लिख दी हैं। इस पे फिर मैंने फिजिकल, जैसे लेक से इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो लिथियम ट्रायंगल अब आप जब सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, एबीसी से याद रखते हैं, कुछ जो ट्रिक्स है वो भी बता दूंगा। वैसे ही इंपॉर्टेंट है प्लेसेस, जैसे अरल सी है, कैस्पियन सी है, आप नाम फ्रीक्वेंटली देखते होंगे इन सब नदियों का, ठीक है ना, स्वेज कैनाल है, या मरमरा सी है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी से मरमरा सी जाने का रास्ता क्या है, रसिया का पूरा मुद्दा ही उसी चीज से रिलेटेड है, इसराइल है, पैलेस्तीन है, तो किस इलाके को लेके झगड़ा कर रहा है। तो इन सब चीजों पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, लेकिन पहले फॉर जो नए लोग हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनको बहुत आइडिया नहीं होगा, तो उसके लिए जस्ट मैं अब एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ, मतलब आपके इस मैप से, पॉलिटिकल मैप से, कि आपको पता लग जाए कि क्या होने वाला है क्लास में। तो ये मैप हमेशा ध्यान में रखना। अब कुछ बेसिक फैक्ट पहले देख लो। देखो, धरती गोल है, इतना तो पता होगा। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट जो है ये एक ही है ना। ऐसे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों पार्ट एक ही है। दीज आर द सिंगल पॉइंट, है ना, सिंपल देख लो इसको, ऐसे अगर आप फोल्ड कर दोगे तो ये गोल हो जाएगा। आई थिंक कि इतना सबको पता होगा कि अर्थ जियोइड शेप में, थोड़ा सा इक्वेटर पे बल्ज है और पोल पे जो है थोड़ा सा ये चपटा हुआ है, ठीक है, इतना आई होप कि यू नो। नाउ सी interesting things, let's just start our work. Now, do you know that here are some group of countries, what we call Europe as a continent, and these countries like अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। हट। अब ब्रिटेन के थ्रू, ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो है ना, क्योंकि ब्रिटेन ने सब पे रूल किया है, तो ब्रिटेन ही हम लोग का माई बाप दादा, पूरे वर्ल्ड का यही था। एक समय ऐसा था जब हम बोलते थे कि ब्रिटेन के समय में सूर्य अस्त नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्ट ये था कि जब अमेरिका में रात होता है तो हमारे यहाँ दिन होता है, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होता है। तो ब्रिटेन का यहाँ भी कब्जा था, यहाँ भी कब्जा था। तो ये कभी मतलब ऐसा होता था कि, समझ रहे हो ना, इट्स जस्ट एन पर्सोनिफिकेशन और सिमिली, जिसको तुम बोल सकते हो फिगर ऑफ स्पीच, बट दिस मीन्स समथिंग। नाउ सी, बिकॉज दिस इज ब्रिटेन एंड ब्रिटेन वाज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन ने बोला कि देखो भैया, हम पूरी दुनिया के सेंटर बनेंगे, हमसे तुम डिसाइड करोगे कि दुनिया में तुम कहाँ आते हो। इसलिए हम एक जगह को बताते हैं ग्रीनविच, उस जगह का नाम है। वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको हम रॉयल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि देखो, हमारे यहाँ से एक लाइन पास करेगी जिसको तुम मान लेना कि 0 डिग्री है। तो ये जो 0 डिग्री है जिसको हम लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैं अभी नहीं समझाऊंगा, वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, बस इतना याद मान लो कि ये धरती है, इसको हम ऐसे ऐसे बांटेंगे तो लॉन्गिट्यूड, और लिटा के ऐसे करेंगे तो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है उससे डिफाइन होता है कि टेम्परेचर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड से डिफाइन होता है कि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आएंगे या वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आएंगे। और लैटिट्यूड से पता चलेगा नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा। आपको पता है एक प्लेन पे अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे दिया जाए तो आप उसको लोकेट कर लेते हो। तो बस यही काम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, कि टू लोकेट some places on this world. Now see, बस 1 मिनट में ये ब्रीफ करके हम सीधा कंट्री से स्टार्ट करेंगे। ये ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है, तो यहाँ से जो लैटिट्यूड पास की इसको हम 0 डिग्री बोलेंगे। और चूंकि धरती गोल है तो 180 डिग्री इधर जाएगा, 180 डिग्री इधर जाएगा, यानी 360 डिग्री टोटल होगा। तो 180 लॉन्गिट्यूड इधर, 180 लॉन्गिट्यूड इधर। इधर वाले को 180 को हम ईस्ट बोलते हैं, इधर वाले को 180 को हम वेस्ट बोलते हैं। और यहीं से सेपरेशन होता है ईस्ट और वेस्ट का टाइमलाइन पे। ईस्टर्न वर्ल्ड बोलेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलेंगे,
ठीक है। तो ईस्टर्न वर्ल्ड जब जो है, जितना भी ईस्टर्न वर्ल्ड है, उसको हम बोलेंगे दिस इज द लाइन, दिस वर्ल्ड इज ईस्टर्न वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज वेस्टर्न वर्ल्ड. So this is the technical definition of Eastern world and Western world. In international relation, we call something as Western. कहने का मतलब यूरोप का, ये जो यूरोप है मेजरली, ये यूरोप, ये वाला यूरोप, इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये वाला पार्ट, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जो पार्ट आता है, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है. ये उतने डेवलप्ड नहीं है, और ये पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे. इसमें काफी कंट्रीज जो है सो, तो ये जो है मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड. जब भी आप बोलते हो पाश्चात्य सभ्यता, तो उसको हम इससे डिफाइन करते हैं. और उसी का एक्सटेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी का एक्सटेंशन है ऑस्ट्रेलिया, उसी का एक्सटेंशन है न्यूजीलैंड, इसी का एक्सटेंशन है अर्जेंटीना. बट अर्जेंटीना को अभी मत मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन भी आएगा. तो ये यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न वर्ल्ड, ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के पार्ट है. ईस्टर्न वर्ल्ड में आ गया आपका पूरा का पूरा चाइना, इंडिया, एशिया, ये सब ईस्टर्न वर्ल्ड में आ गया. लेकिन आईआर में जो नया डेफिनेशन आया है, वो नया डेफिनेशन है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का. आपने सुना होगा, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, अगर आपको आईआर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आपने सुना होगा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ कुछ बोलते हैं. तो एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं बेरेंट लाइन. बेरेंट लाइन क्या है ना, वो थिंकर थे, उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को बोला कि देखो ये एक लाइन है, और इस लाइन में, उनका लाइन थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा होता है, इस लाइन के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं, ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आते हैं. तो ये लाइन कम यहाँ से पास नहीं करेगा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया, इसमें इंडिया वगैरह नहीं आएंगे. ग्लोबल नॉर्थ मेनली कहने का मतलब हो गया कि वो कंट्री जो डेवलप्ड है, जैसे कि मेनली यूएसए को पॉइंट आउट करके और यूरोप को पॉइंट आउट करके देखोगे आप, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इंडिया भी नॉर्थ में है, लेकिन वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट नहीं है, ग्लोबल साउथ का पार्ट होगा, क्योंकि ये सारे जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री है. पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा इंडिया, ईरान, इराक, ये सारे ग्लोबल साउथ के पार्ट होंगे. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी. अब हम लोग कंट्री स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका से. हाँ, इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट ये हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट यूरोप, और एक कॉन्टिनेंट एशिया. कितने कॉन्टिनेंट हुए टोटल? ऑस्ट्रेलिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन आपने तो पढ़ा था 7, 7वां ये है अंटार्कटिका. बट दिस कॉन्टिनेंट इज नॉट ऑक्युपाइड, और यहाँ पे किसी कंट्री का राज नहीं है. दिस इज जस्ट एन पीस ऑफ आइसलैंड, और एक बर्फ का टुकड़ा है, जहाँ पे किसी का कोई अधिकार नहीं है. एंड मैक्सिमम वर्ल्ड के लोग जो है यहाँ पे सिर्फ रिसर्च के काम से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैबिटेबल लाइफ नहीं है. तो 6 मेजर कॉन्टिनेंट जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है. कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री पढ़ेंगे, और तब हमारा एक क्लैरिफिकेशन अच्छे से होगा. 30-32 मैप, लगभग 32 मैप बने हैं इसमें, और उन 32 मैप के थ्रू यू विल कम टू नो अबाउट दिस ऑल कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, इंपॉर्टेंट. और बता रहा हूं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट सी, लेक्स, लैगून, जितने भी है, सब क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले बताओ, यहां तक जो है अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है ना सबको? ठीक है. नाउ लिसन केयरफुली, क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब देखो, एक एक कॉन्टिनेंट पिक करते हैं, उठाते हैं, कंट्री देखते हैं, फिर स्पेशलिटी उसकी देखेंगे. ठीक है. नाउ सी, देखो, सबसे पहले कंट्री उठा लिए, ये क्या कंट्री का नाम है? कंट्री बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंट का नाम है. कॉन्टिनेंट का नाम है बाबू साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका. अब हम जब भी कंट्री पढ़ने जाएंगे ना, तो हम लोग ना ऐसे चलेंगे. ठीक है. या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, रैंडमली पिक नहीं करेंगे. तो पहला कंट्री मैं आपको यहां से लेता हूं, जिसका नाम है, फर्स्ट कंट्री, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच गियाना. फ्रेंच गियाना पहली कंट्री है. फ्रेंच गियाना का कैपिटल है CAYE साइन. फ्रेंच गियाना अगर आप देखोगे, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी
एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस ओनली, ये फ्रांस का ही है। फ्रांस अपना जितना भी रॉकेट वगैरह ये सब छोड़ता है, फ्रांस का जो CNES नाम है उसका, जो जैसे हमारे पास इसरो है, नासा है अमेरिका के पास, वैसे CNES फ्रांस के पास है। तो जितने भी रॉकेटेड फ्रांस छोड़ता है वो यहीं से, मराकाइबो नाम का एक जगह है वहां से छोड़ता है। तो फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना के बाद एक कंट्री जिसका नाम है सुरीनाम। क्या है? सुरीनाम। ये दो छोटे छोटे जो कंट्री है, ये अभी भी, सुरीनाम जो है इसका कैपिटल है परम 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 मराइबो। तो ऐसे थोड़ा सा स्पेलिंग मुझे नहीं पता अच्छा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर पारा मरीबो जो है वो इसके कैपिटल का नाम है। आप कैपिटल का नाम याद करने की कोशिश मत करना, मैं उसको थोड़ी डिटेलिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक दो बातें बताऊंगा तो जगह आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। गियना दो है, एक को फ्रेंच गियना बोलते हैं, एक को गियना बोलते हैं। ये याद करने वाली बात है कि फ्रेंच गियना और गियना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में सूरीनाम आ जाता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कंट्री, सर मैंने यहाँ पे एक माराकाइबो नाम बोला था, सॉरी माराकाइबो नहीं, वो कोरू है। CKAROU, कोरू, ये लॉन्चिंग स्टेशन है इसका। उस पर मैं भी आऊंगा, डिटेल में आऊंगा। तो पहला कंट्री हमने देखा यहाँ पे है फ्रेंच गिनी, दूसरा है सुरीनाम, तीसरा है गुयाना, चौथा कंट्री देखोगे इसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला हमेशा विवाद में रहता है। दिक्कत ये है ना कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है। इसके बाद बहुत बड़ा ऑयल का भंडार है। तो अब देखो क्या होता है ना, जहां पे नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होता है ना, वहां पे एक प्रॉब्लम आता है कि वहां पे अगर सरकार ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो वहां पे चोरी बहुत होगा। वहां पे लोग लूट खसोट मार पिटाई में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। वेनेजुएला के साथ वही हो गया, दे आर कर्स्ड विद द नेचुरल रिसोर्स। और वियना का जो कैपिटल है काराकास, हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे हमेशा दिन दहाड़े गुंडाई झगड़ा वगैरह यहाँ चलते रहता है। तो ये नाम है किसका, ये हम बोलते हैं वेनेजुएला का। अब कंट्री बस हम देखेंगे, स्पेसिफिसिटी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे गिनी हो गया, सुरीनाम हो गया, गियना हो गया, वेनेजुएला हो गया। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक सेकंड के लिए आप वेट करो। अब देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आपको ना यहीं पे कुछ ब्रीफ कर दूं, कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि फिर उस मैप में जाने का भी अ, नहीं बनता। एक सेकंड। हाँ अब ठीक है। तो ये फ्रेंच गियाना हो गया। यहाँ पे लिख लेना एक जगह का नाम, जिसका नाम है COKOUROU, कोरू। तो ये जो है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, किसका? फ्रांस का। तो ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। सुरीनाम आपने देख लिया, गियाना देख लिया, वेनेजुएला देख लिया। वेनेजुएला में एक माराकाइबो नाम का पोर्ट है। यहाँ पे एक माराकाइबो नाम का पोर्ट है जिसको हम ऑयल पोर्ट बोलते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा तेल का जो है सो दुनिया में इधर उधर तेल होता है। अब देखो, वेनेजुएला के बगल में एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल है बगोटा। कोलंबिया जो है, आपने बहुत सारा मतलब इस पे वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, मूवी वगैरह देखी होगी, इसमें कोलंबिया वगैरह का बहुत जिक्र आता है। ये मेनली जो है ना, ये सारे जो कंट्री में बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉल होते हैं, क्योंकि देखोगे तो इक्वेटर यहाँ से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखते चलना इक्वेटर कौन कौन कंट्री से पास होता है। तो कोलंबिया इज वन ऑफ सच कंट्री जहां से इक्वेटर पास होता है। ब्राजील से होता है और इक्वाडोर से पास होता है, जिसका कैपिटल है क्यूटो। और क्यूटो से तो बीचों बीच पार होता है, मतलब कि उसको उसके कैपिटल से ही इक्वेटर पास होता है। अब देखो, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, तो ये सब कंट्री है। यहाँ पे माहौल कैसा होगा? यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहने का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी दिन में, और शाम में उतनी ही ज्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ेगी। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी पड़ेगी, आई एम सो सॉरी, आई एम व्हाट आई एम सेइंग, और शाम में बहुत ज्यादा बारिश होगी। क्योंकि ये इक्वेटोरियल कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कहने का मतलब कि दिन में गर्मी होगी, इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर जाएगा, कंडेंस करेगा, गिरेगा, बारिश होगी। तो यहाँ पे ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन। ऐसे जंगल, पानी ज्यादा होगी, जंगल ज्यादा होगा, जो बहुत डेंस होता है।
तो इस पूरे इलाके में जो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। इसी का पार्ट पार्सल में ये सब कंट्रीज भी आते हैं। तो इन सब कंट्रीज में आप देखोगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन काफी होगा, इंडिजिनियस कम्युनिटी यहाँ की काफी होगी, गरीब देश होंगे ये लोग, बहुत अमीर देश नहीं होंगे। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखना है। इसके बाद एक कंट्री आता है जिसका नाम है पेरू। इसका कैपिटल है लीमा। इसका कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू फेमस है अपने फॉस्फेट एंड नाइट्रेट डिपॉजिट के कारण। फॉस्फेट और नाइट्रेट के कारण पेरू जो है सो फेमस है। उसके बाद एक कंट्री आएगा जिसका नाम है बोलिविया, एक कंट्री आएगा जिसका नाम है अर्जेंटीना, और एक का नाम है चिले। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं तो एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा लिथियम का रिजर्व पाया जाता है। ठीक है। बोलिविया का कैपिटल जो है उसका नाम है लापाज। और लापाज जो कैपिटल है ना, वो आप देखोगे कि ये दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। यानी कि सबसे ज्यादा हाइट पे कोई कैपिटल है तो उसका नाम है लापाज। ये पहाड़ पे कैप के ऊपर कैपिटल है। मैं माउंटेन सीरीज भी बता दूंगा कौन कहाँ पे लाई करता है। तो बोलिविया हो गया। कंट्री फिर से देख लो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गियाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। फिर आपका यहाँ पे होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल क्या होगा? क्योटो। यहाँ पे 3 कंट्री याद रखना जहां से इक्वेटर पास करती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। बाकी कहीं से पास नहीं करती है। उसके बाद इसके नीचे आओगे तो हो गया कैपिटल पेरू। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे कौन कंट्री था, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ। यहाँ पे हो गया फ्रेंच गियाना। यहाँ पे क्या था? सूरीनाम। यहाँ पे क्या था? गुयाना। यहाँ पे क्या था? वेनेजुएला। यहाँ पे क्या था? कोलंबिया। यहाँ पे क्या था? इक्वाडोर। यहाँ पे क्या आया? पेरू। इसके नीचे क्या आया? पेरू के नीचे क्या आया? तो आप ना कहीं एक ब्लैंक मैप मत लेना, कोई एक क्या बोलते हैं उसको, पेपर ले लेना, और जब भी मैं ऐसे पढ़ा दूं तो आप जाना साइड में और फिर ऐसे करके एक खुद से जो है सो ड्राइंग करने की कोशिश करना। तो आपका ज्यादा क्लियर होगा। फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, गियाना हो गया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। इक्वाडोर के नीचे हो गया पेरू, और पेरू के नीचे अगर आप देखोगे तो एकदम लंबी सी कंट्री है। एकदम लंबी सी कंट्री है जिसका लंबाई बहुत ज्यादा है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है। इसका नाम है चिले। और चिले फेमस है अपने एक डेजर्ट के नाम पे जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है अटकामा डेजर्ट। यहाँ पे एक अभी ऑब्जर्वेटरी बन रही है, टोक्यो ने बनाया है ऑब्जर्वेटरी, टोक्यो ऑब्जर्वेटरी। और ये ऑब्जर्वेटरी मेनली जो आकाशीय चीज को देखने के लिए होता है। डेजर्ट में क्या होता है ना, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते तो आकाश काफी साफ होती है, और वहां से देखने में काफी मतलब कि आसानी मिलता है। अगर एस्ट्रोनॉमी वगैरह इन सब के बारे में अगर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो तो यू नीड, अगर आप मान लो कि अब ब्राजील में लगा दिया, अब यहाँ पे हमेशा बादल ऊपर रहता है तो इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो चिले फेमस फॉर डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट। और ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजों के कारण फेमस है, बट ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे एक प्लेस है अटकामा, वो ड्राइएस्ट प्लेस है। अटकामा के अंदर भी एक प्लेस है जिसका नाम है अरिका। तो अरिका नाम का एक जगह है चिले में जो कि ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा, चलते चलते एक और आपको मैं बता दूं। यहाँ पे आपने देखा होगा एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलागोपास आइलैंड। ये गैलागोपास आइलैंड इक्वाडोर का ही पार्ट है। इस आइलैंड के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है? डार्विन की थ्योरी पढ़ी है? बायोलॉजी में अगर कहीं आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो डार्विन ने अपने थ्योरी को इसी आइलैंड पे टेस्ट किया था। तो ये आइलैंड मतलब इस वजह से थोड़ा नाम में रहता है। तो गैलागोपस आइलैंड जो है ये इक्वाडोर का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का मतलब कि पार्ट है। जैसे हमारा है ना अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो ऐसे ही है। आगे देखते हैं। अब देखो चिली हो गया। अब चिली के बगल में कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना है। चिली के बगल में कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से अब हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे। एक कंट्री का नाम है परग्वे। उरुग्वे परग्वे आपने बहुत बार सुना होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उरुग्वे और परग्वे, ये दोनों कंट्री जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, उरुग्वे और परग्वे भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो उरुग्वे एक कंट्री यहाँ हो गया। ये बड़ी सी कंट्री है, इसका नाम लेने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक कि आपको पता होगा दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील। और ब्राजील फेमस है अपने अमेजोन नदी के कारण और अमेजोन रेन फॉरेस्ट के कारण। ब्राजील जब बात आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील इज वन ऑफ द कंट्री वन ऑफ द कंट्री विच इज द प्रोमिनेंट विथ प्रोसेसर। हम ऑडिबल क्लियरली, आवाज जा रही है ना क्लियरली?
Okay. So Brazil is one of the important country because it is one of the country of global south। और हमारा एक बहुत बड़ा सबमिट है जिसका नाम है ब्रिक्स। और ब्रिक्स का पहला बी जो है वो ब्राजील ही है। तो ब्राजील और इंडिया जो है वो हम लोग साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग एक टाइप का इकोनॉमी शेयर करते हैं। एक टाइप का नहीं, बट हम भी डेवलपिंग है, वो भी डेवलपिंग है, वो भी डेवलप कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, हम भी डेवलप कर रहे हैं। सो ब्राजील इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ से इंडिया कुछ रिलेट कर पाता है। ठीक है, तो ये कंट्री हो गया ब्राजील। परग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। अगर मैं आपको यहाँ पे लाऊं, नीचे लाऊं और बोलूं कि एक मैप बना देता हूँ ऐसे करके। चलो मैं ड्राइंग बहुत गंदी बनाता हूँ पर ठीक है, कोशिश करते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे और बीच में फिट करने का। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री होगी बताना? यहाँ पे कौन सी कंट्री होगी? फ्रेंच गियाना। इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? सूरीनाम। इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? गियाना। इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? वेनेजुएला। इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? कोलंबिया। इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? इक्वाडोर। ऊपर नहीं होगी, खैर मैं ड्राइंग गलत बना रहा हूँ। मैं बस आपको याद करवाने के लिए कि आप ऐसे याद रखो। थोड़ा सा ये ऐसा होगा। तो फ्रेंच गुयाना, गियाना, सुरीनाम, वेनेजुएला, यहाँ कोलंबिया होगा, यहाँ इक्वाडोर होगा। इक्वाडोर के नीचे क्या है? पेरू। कैपिटल लीमा। इसके नीचे क्या है? पेरू के कैपिटल के नीचे, इसके नीचे है पूरा ये जो लंबा एक्सटेंशन है ये है चिले। चिले के बगल में अर्जेंटीना, यहाँ पे उरुग्वे, यहाँ पे परग्वे। बीच से जो देश जा रहा है बराबर, ब्राजील। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आई थिंक इज क्लियर नाउ। तो इस देश के बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बातें हैं, वो हम देख लेते हैं कैपिटल के अलावा। मेनली चीजें मैंने आपको बता दी है। अब अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलिविया हो गया। बोलिविया का जो कैपिटल है उसको हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जिसको हम लोपाज बोलते हैं। ब्राजील में इक्वाडोर। ये चीज, एक दो ऑब्जर्वेशन देख लो। देखो, देखो ब्राजील बहुत बड़ी कंट्री है, साउथ अमेरिका का ठीक ठाक पार्ट इसके पास में है। एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा, पर देखने से लगता है कि लगभग 50% के आसपास पार्ट साउथ अफ्रीका का ब्राजील के पास में है। कैपिटल किस किस से शेयर करता है ये? फ्रेंच गुयाना से करता है एक। इससे करता है, सूरीनाम से करता है दो। गुयाना से करता है तीन। वेनेजुएला से करता है चार। कोलंबिया से करता है पांच। इक्वाडोर से करता है नहीं। याद क्या रखना है? कौन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्राजील पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में सिर्फ इक्वाडोर से और उरुग्वे से, सॉरी, पर नहीं नहीं नहीं, इक्वाडोर से और पराग्वे से शेयर करता है। चलो देख लेते हैं, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए ऑब्जर्वेशन देख लो। एक दो तीन चार पांच, पेरू यानी छह, बोलिविया यानी सात, ऑब्वियसली चीले। तो दो कंट्री है पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में। पहला कंट्री हो गया आपका इक्वाडोर और दूसरा कंट्री हो गया आपका चीले। ये दोनों कंट्री जो है वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। बाकी बाकी सारे साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन कौन से कंट्री हो गए? फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, उरुग्वे यहाँ पे शेयर करता है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई थिंक यू शुड राइट इट। तो ये हो गया आपका ब्राजील का क्या, पॉलिटिकल मैप। ब्राजील का बोल रहा हूँ मैं, साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में टोटल इतने कंट्री है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। तो 14 कंट्री यहाँ पे है ना? तो इन कंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम जब लोकेट करेंगे, जब कुछ चीजें आएंगी तो फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। दो तीन चीजें और देख लो। ये कौन सा ओशियन है? ये है पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। यहाँ एक छोटा सा पैसेज है जिसका नाम है ड्रेक पैसेज। क्या नाम है? ड्रेक पैसेज। पूरे कंट्री को, साउथ, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैन फ्रांसिस्को है।
लॉस एंजलस है, सैन डिएगो है, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है यूएसए का। यूएसए को अगर अपने ईस्ट कोस्ट से, जो इसका क्या है, ईस्टर्न, मतलब इसका वेस्टर्न कोस्ट है, वहां से अगर आप उसको ईस्टर्न कोस्ट पे, वाशिंगटन पे कोई सामान भेजना होता था पहले, तो पता है कैसे जाता था? ऐसे पूरा 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 ऐसे घूम के फिर यहाँ पहुंचता था। ये लगभग 11-12 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। तो यूएसए ने कुछ ऐसा खेल खेला और उसने कहा कि देखो, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके एक बहुत ही पतले लिंक से जुड़े हुए हैं। यूएसए ने बोला कि देखो, यहाँ पे एक पनामा नाम का शहर है, हम क्या करते हैं, इस पनामा शहर को बीच से काट देते हैं। इस पनामा शहर को अगर हम बीच से काट देंगे, तो अगर हमको मान लो कि यहाँ से जाना है, तो ये पूरा रूट नहीं लेना पड़ेगा, हमको बस यहाँ से जाना है, पनामा से निकलना है, और फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो करीब करीब 4-5 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कम ट्रेवल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कैनल है जिसका नाम है पनामा कैनल, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर, जो यहाँ पे नदी वगैरह है, इसको मैं अलग से क्लास जो लूंगा उसमें बताऊंगा। अब हम थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। देखो, ध्यान से देखो, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखोगे, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, चलो मैंने जो मैप बनाया मैं उसी पे आता हूँ। हम्म, देखो, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे, जितने भी कंट्रीज थे वगैरह वगैरह। ये भी देख लेना कि ब्राजील जो है, इसका कैपिटल ब्रासिलो है। ओनली कंट्री डोंट हैव शेयर बॉर्डर विद इक्वाडोर, और चिली से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे पास करता है, इक्वेटर भी इससे पास करता है। इतना बड़ा ये कंट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट इस कंट्री की अगर मैं लोकेशन बताऊं, तो रायो डी जेनेरियो, ये जो पोर्ट है, ये आपने बिल्कुल देखा होगा। रायो डी जेनेरियो आपने नाम सुना होगा, 1992 में जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है साओ पोलो, जिसको हम फजेंडा कॉफी रीजन बोलते हैं। बहुत ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है यहाँ से। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सैंटोस, ये एक पोर्ट है, यहाँ से कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। परग्वे हो गया, परग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो सेकेंड लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोलीविया जो है वो पहला लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका का। चिले है, चिले के पास में एक जगह है जिसका नाम है ईस्टर कोस्ट। अरिका जो है कोल्डेस्ट डेजर्ट है यहाँ पे। चुगी कमाटा नाम का एक जगह है, कहाँ पे? अर्जेंटीना में, जहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एक वाटर करंट फ्लो करता है जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट। ये हम्बोल्ट करंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण अपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं अल नीनो। तो अल नीनो जो हमारे यहाँ पे आता है, जो हमारा मानसून प्रभावित होता है अल नीनो के कारण, वो यहीं पे रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर के कारण हो जाता है। अलग एक पूरा का पूरा लेक्चर बनेगा उस पे, लेकिन इन इतनी चीजों पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है मराकैबो, आगे देखते हैं होगा, ठीक है। हाँ देखो, लेक्स एंड माउंटेन में देख लो यहाँ पे। अब कंट्री देख लो, ये क्या है? फ्रेंच गिनी। ये क्या है? सूरीनाम। ये क्या है? गिनी। ये क्या है? कौन सा कंट्री है ये? वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक लेक है जिसका नाम है लेक मराकैबो। लेक मराकैबो अगर आप देखोगे, तो लेक मराकैबो जो है वो दुनिया का लाइटनिंग कैपिटल इसको बोलते हैं। दिस इज द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेक मराकैबो। अब यहाँ पे आप आओगे तो एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, अटलांटिक से भी और पैसिफिक सी भी। इसी के ऊपर एक कंट्री जिसका नाम है पनामा। पहले पनामा कोलंबिया का पार्ट ही था, पर बाद में यूएसए ने पनामा में बहुत ज्यादा पैसा वैसा डाला, वहां पे विद्रोह करवाया, उसको एक अलग कंट्री बनाई, फिर पनामा को बीचों बीच काट के और वहां से एक पैसेज निकाल दिया। तो कोलंबिया हो गया। कोलंबिया में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा एक माउंटेन है जिसका नाम है कोलंबिया में, इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया में एक माउंटेन है, इतना काफी है। कोलंबिया पे अगर के बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर वही कंट्री है जिसका कैपिटल है क्वेटो। यहाँ पे दो माउंटेन रेंज पाए जाते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक। एक का नाम है कैटोपैक्सी और एक का नाम है चिम्बराजो। तो दो माउंटेन यहाँ पे पाए जाते हैं, कैटोपैक्सी और चिम्बराजो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, आप उसमें से देख लेना, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको मतलब एक प्रकार से लेक्चर की तरह सुनते जाओ। तो ऊपर देखोगे तो कॉर्डिलेरा है, ये एक माउंटेन है। नीचे देखोगे ये कैटोपैक्सी है, ये चिम्बराजो है। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों इक्वाडोर में है। इसके नीचे अगर आओगे तो ये जो कंट्री है, जो मैंने क्या बताया था, पेरू। कौन सी कंट्री है? पेरू।
इसका कैपिटल क्या है? लीमा। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉस्फेट और नाइट्रेट के लिए। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है हुस्करान। क्या नाम है? हुस्करान। पेरू के नीचे अगर आओगे तो ये कंट्री जिसका नाम है बोलीविया। बोलीविया जो कंट्री है ना, वहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक पू। लेक पू। लेक पू जो मतलब जगह है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लेक्स और बहुत सारे सी अब धीरे धीरे सूखने लगे हैं, ड्राई होने लगे हैं। जैसे मैंने अगर आपको नहीं बताया है तो जान लो, अरल सी जो है, अभी मैं उस पर जब आऊंगा तो बताऊंगा, अरल सी भी सूख रहा है। तो उसी उसी अरल सी के जैसा ही लेक पू जो बोलीविया में है, वो भी अब धीरे धीरे ड्राई होते जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए फैक्टर बन जाता है। अब अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू और बोलीविया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा सा लेक ये दिख रहा है। दिख रहा है? इस लेक का नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इंपॉर्टेंट क्यों है? देख लो, लेक टिटिकाका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेक टिटिकाका जो है ना, वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये क्या है? HEIGEST, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है? लेक टिटिकाका। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं और नीचे आऊं तो माउंटेन रेंज जो हम देख रहे थे, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अल्मिस्टी। खैर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर से नीचे तक, कार्डिलेरा, कैटोपैक्सी, चिम्बाराजो, हुस्करान, अल्मिस्टी। अल्मिस्टी के नीचे आओगे तो एक है जिसका नाम है ओजास, ओजास डेल साल्दो। तो ये ओजास डेल साल्दो जो है, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपकी चिली में। इसके नीचे आओगे तो एक माउंटेन है जिसका नाम है अकोनकागुआ। अकोनकागुआ जो है वो पूरे साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। माउंटेन है मतलब कि जैसे हमारे यहाँ एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, केटू है, कंचनजंगा है, तो वैसी एकोनकागुआ जो है वो चिले का सबसे, और ये पूरा का पूरा जो सीरीज है एंडीज, एंडीज आपको पता होगा ना, ये पूरा का पूरा पहाड़ का रेंज जो है इसको हम एंडीज बोलते हैं। यहाँ का सबसे जो बड़ा पर्वत है उसका नाम है एकोनकागुआ। तो ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ये सारे माउंटेन रेंज है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, देख लो। और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो लेक माराकाइबो, इसको अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल बोलते हैं। लेक टिटिकाका है, बाउंड्री बोलीविया और पेरू के बीच में है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। लेक पू है बोलीविया में, कंसर सूख रहा है धीरे धीरे। लेक लागोस दा पाटोस है ब्राजील में, लार्जेस्ट लेक ऑफ ब्राजील है। इकोनकागुआ मैंने आपको बता दिया, उजास डेल साल्दो बता दिया। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान में रखना। अल्मिस्टी, हुस्करान, चिम्बाराजो, कैटोपैक्सी और कार्डेलेरा। तो ये नॉर्थ टू साउथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लेना एक बारी अगर मतलब मन हो तो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, आई थिंक। इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं कुछ कुछ कि आपने सुना होगा कि कुछ ग्रासलैंड के नाम आपने सुने होंगे। जैसे आपने सवाना ग्रासलैंड सुना होगा, आपने डाउन सुना होगा, आपने प्रेरीज सुना होगा। ये सब जो ग्रासलैंड है ना, ये ग्रासलैंड क्या होते हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। देखो, ये है इक्वेटर। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश जब होती है इक्वेटर में, तो इक्वेटर में ना, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली होगी, बहुत ग्रीनरी होगी, भयानक बायोडाइवर्सिटी होगी, तरह तरह के जानवर होंगे, सब कुछ होगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते होगे ना, जैसे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इस रीजन में बारिश कमते जा रही है। और जैसे ही आप 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ऊपर जाओगे, तो यहाँ एक रीजन आता है जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। और दुनिया का जितना डेजर्ट है, चाहे वो सहारा डेजर्ट हो, चाहे वो टकला मकान हो, चाहे वो गोबी डेजर्ट हो, चाहे वो अटकामा डेजर्ट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का पूरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो, ये जितने भी डेजर्ट्स आप देख रहे हो ना, वो सब यही रेंज में पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके और ऊपर जो 30 डिग्री साउथ है। उसका रीजन है, ज्योग्राफी का रीजन है। यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है, विंड डिसेंड करती है, बारिश नहीं होती है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ये जो डेजर्ट है, इन दोनों में ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट ये ऐसा यहाँ पे बहुत हरियाली है और अचानक से यहाँ पे जो है सो आपको एकदम डेजर्ट बंजर लैंड दिखने को मिलता है। ये ट्रांजिशन होता है। और ये ट्रांजिशनल जो जगह है इसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड बोलते हैं। जहां पे उतने भी पेड़ नहीं है कि उसको हम डेजर्ट बोले, लेकिन वहां पे डेजर्ट जैसा कंडीशन भी नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ घास उगे हैं और पेड़ बहुत कम है।
तो ये ग्रासलैंड अलग अलग जगहों पे, जैसे अमेरिका में उसको हम प्रेरीज बोलते हैं, रसिया और सेंट्रल एशिया में स्टेपीज बोलते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो उसको डाउन्स बोलते हैं, साउथ अमेरिका में अफ्रीका में जाओगे तो वेल्ड बोलते हैं। वैसे ही एक यहाँ पे ललानोस नाम का आपको एक जगह दिख रहा होगा। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक पंपास नाम का ग्रासलैंड दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ग्रांड चेको ग्रासलैंड दिख रहा होगा। तो ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इनका कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होता है, और हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रासलैंड मोटा मोटा कहाँ पे है। ऐसा ना कि पेरियर ही जो ग्रासलैंड है वो आप साउथ अमेरिका में मार दो, डाउन्स जो है वो आप एशिया में मार दो, या अगर स्टेपीज कोई पूछे तो साउथ अमेरिका बता दो। इतना आपको बस इतना नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक कि इट्स वेल इनफ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ललानोस, जो वेनेजुएला में। ललानोस क्या है? ललानोस जो जगह है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है ओरिनोको रिवर। एक रिवर बहती है जिसका नाम है ओरिनोको रिवर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आओ, ये अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट कहाँ है? चिले में है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। पेरिवियन ओशियन करंट यहाँ से पास करता है, जिसका मैंने आपको बताया था हम्बोल्ट करंट। अब हम्बोल्ट करंट ना, जो पेरिवियन ओशियन करंट है ना, ये कोल्ड करंट है। ये ज्योग्राफी में खैर पढ़ना होगा आपको कि कोल्ड करंट वार्म करंट क्या होता है, बस इतना जान लो कि जो कोल्ड करंट बहता है ना, अब देखो कोल्ड करंट जब यहाँ से बहेगा तो यहाँ के ऊपर का हवा कैसा होगा? ठंडा होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, बारिश होने के लिए गर्मी बहुत जरूरी है। अगर गर्मी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। अगर कोल्ड करंट यहाँ से पास करेगा तो यहाँ का हवा बहुत ठंडा है, ये हवा ऊपर नहीं उठेगा। ये हवा ऊपर नहीं उठेगा तो मॉइस्चर आसमान में लेके नहीं जाएगा। आसमान में मॉइस्चर लेके नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ बारिश नहीं होगी। एंड दैट्स द रीजन कि अटकामा डेजर्ट और वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट इस रीजन में है, क्योंकि यहाँ से कोल्ड करंट पास कर रही है। आई थिंक दिस समथिंग लाइक दिस यू शुड नो। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं, लेकिन आई थिंक इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और डेजर्ट है जिसका नाम है पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट जो है ना, वो अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है पेटागोनिया प्लेट्यू। अब देखो होता क्या है, पेटागोनिया प्लेट्यू जो है ना, डेजर्ट दो प्रकार से बन सकते हैं। पहला तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे बनेंगे, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर जोन रहता है। दूसरा कि वहां से कोई कोल्ड करंट पास कर रहा हो उसके वजह से। तीसरा कि मान लो कि एक पहाड़ है, एक पहाड़ है इतना बड़ा, इस पहाड़ का इस ये जो साइड होगा। अब देखो पहाड़ है ना, तो क्या होता है कि मान लो कि विंड ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में। अब विंड जब बहती है ना तो वो अपने साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेके आ जाती है। अब जब विंड बहती है ना तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, तो वो पहाड़ से टकराएगी, पहाड़ से टकराएगी तो ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो कंडेंस हो जाएगी, फिर बारिश कराएगी। तो जहां भी पहाड़ होता है वहां दो रीजन होता है, एक जिसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, एक को हम बोलते हैं रेन फेड रीजन। नहीं, शायद रेन शैडो रेन फेडो एक को बोलते हैं। एक वह जगह होता है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जैसे अपने यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विंड आई, यहाँ पे भयानक बारिश होगी, लेकिन चूंकि विंड यहाँ पे सारी बारिश करा चुकी है, तो विंड जब इस साइड में आएगी या इस साइड में हो सकता है आए भी ना, तो ये साइड जो है वो सूखा पड़ जाता है, और इसीलिए ये जो है ये एक रेन शैडो रीजन बन जाता है, और यहाँ पे कभी बारिश नहीं हुई है तो ये डेजर्ट का रूप ले लेता है। वैसा ही एक डेजर्ट है यहाँ पे जिसका नाम है पेंटागोनिया, जिसका नाम है पेटागोनिया का डेजर्ट। तो पेटागोनिया का डेजर्ट आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका दैट इज बिकॉज ऑफ द रेन शैडो जोन। और रेन शैडो जोन किसका? तो यहाँ पे जो पहाड़ है जिसको हम बोलते हैं एंडीज। तो यहाँ पे एक पिडमंट प्लेट्यू है। पिडमंट मतलब होता है कि पहाड़ के बेस में अगर कुछ है उसको हम पिडमोंट बोलते हैं। पिडमंट सॉइल वगैरह आपने सुना होगा। तो ये हो गया। अब जैसे हम ऊपर आओगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं भी ग्रासलैंड जो है वो अचानक से नहीं बन जाता है, ये एक डेजर्ट है। यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक ग्रासलैंड डेवलप हुआ है क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत बारिश तो होती है, लेकिन उतनी भी नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन जाए। इसको हम बोलते हैं पंपास। क्या नाम है इसका? पंपास। पंपा गाइलेस के बारे में याद रखना है, अर्जेंटीना में होता है। यहाँ पे ग्रास होता है जिसका नाम है अल्फा अल्फा ग्रास। टेम्परेट ग्रासलैंड है, और बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक ग्रासलैंड यहाँ बनेगा जिसका नाम है ग्रांड चेको, जिसका नाम है ग्रांड चेको ग्रासलैंड। और ग्रांड चेको ग्रासलैंड जो है वो 3-4 देशों में फैला हुआ है, ब्राजील में, पेरू में, बोलिविया में, पैराग्वे में। ये टेम्परेट ट्रॉपिकल इन नेचर है, नॉट ऑफ दैट यूज। यहाँ पे एक बोलिवियन प्लेट्यू है जिसका नाम जो बोलिवियन प्लेट्यू बोलिविया की वजह से पड़ा है, लेकिन ये सिर्फ बोलिविया में नहीं है, ये पेरू में भी है, और इसको अल्टी प्लानो नाम से जानते हैं। ठीक।
यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, जैसे कटिंगा है, केरोडोस है, कंपोस है, ये ब्राजीलियन ग्रासलैंड है, सॉरी ब्राजीलियन ग्रासलैंड है, कंपोश। तो मैंने ब्राजील में और पूरे साउथ अफ्रीका में भी 2-3 चीज देखी है। पहला हमने देखा कि यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड है, हमने देखा यहाँ पे ग्रांड चेको है, हमने देखा यहाँ पे कंपोस है। तो ये सब ग्रासलैंड जो है वो अगर आपको आ जाए कि कहाँ पे है, तो ये साउथ अमेरिका में, ठीक है। कंट्री नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है बोरेमा प्लेट्यू, वो ब्राजील में है। आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो दीज ऑल वर द थिंग्स दैट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक चीज और देख लो, कुछ नदियां, वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है खैर। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजोन। आई होप यू नो इट। अमेजन नदी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट इन व्हाट सेंस? लार्जेस्ट इन सेंस ऑफ वॉल्यूम, बहुत ज्यादा पानी है इसमें, विड्थ बहुत ज्यादा होगा इसका, डिप्थ बहुत ज्यादा होगा। बट अगर मैं पूछूं कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो वो है नाइल। वो है नाइल। वो अफ्रीका में हम देखेंगे कि ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन मिलता है, और वो खर्तूम में मिलता है, वहां सूडान में, और फिर वो नाइल बनता है और वो जाके गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-11 कंट्री से नाइल रिवर होके पार करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है। पर नाइल देखने से पहले ब्राजील देख लो। ब्राजील क्या है भैया? ब्राजील, ब्राजील में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजोन ही। अमेजोन रिवर जो है वो मोन्टारो नाम की जगह से निकलती है, पेरू में जो है। सो एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं मदिरा। ये अमेजोन को ज्वाइन करती है, और ये मकापा नाम की जगह पे जाके, यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे जाके ये मिल जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पूरा का पूरा ग्रास रेन फॉरेस्ट है ना यहाँ पे इस नदी के आसपास में, ब्राजील तो खैर रेन फॉरेस्ट, अमेजोन बहुत बड़ा है। इस रेन फॉरेस्ट को जो ब्राजील अमेजोन नदी के किनारे है, इसको हम सेल्वास बोलते हैं। सेल्वास रेन फॉरेस्ट अगर आ जाए कि कहाँ पे है, तो याद रखना ये अमेजोन रिवर के पास में है। ओरिनोको रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट एंजल फॉल है वो ओरिनोको रिवर के ऊपर है। इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लारानोस यहाँ का ग्रासलैंड है, बता ही रखा हूँ। और एक और रिवर यहाँ पे है जिसका नाम है प्राना रिवर। ये प्राना रिवर जो है यहाँ से निकलती है ब्राजीलियन हाईलैंड से, और ये नीचे के डायरेक्शन में फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइपो डैम है आई थिंक। दिस इज टॉस एंड क्लियर। मैंने आपको लगभग लगभग ये सारी चीजें बता दी। तो एक बार फिर हम उस मैप में जाते हैं। एक सेकेंड। एक बार हम फिर इस मैप में जाते हैं और देखते हैं अपने कंट्रीज को, और कितनी चीजें आपको याद हो पाई है वो आपको अभी पता चल जाएगा। अपने मन में बोलना जो भी आप अभी बोल रहे हो, ठीक है? चलो मैं पहले इसको डिलीट ही कर देता हूँ। देखो, कंट्री फ्रेंच गुयाना आई थिंक क्लियर है। सूरीनाम क्लियर है। गुयाना क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस कौडो याद रखना जहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है। वेनेजुएला, वेनेजुएला से 2-3 चीज याद रखोगे। माराकाइबो क्या है? लेक है। लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ओरिनोको रिवर है। लानानोस ग्रासलैंड है। कहाँ पे? वेनेजुएला में। कोलंबिया में आ जाओ, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कार्डिलेरा। क्या है? कार्डिलेरा। इक्वाडोर में आ जाओ, यहाँ पे 2 माउंटेन रेंज है, कैटोपैक्सी और चिम्बराजो। पेरू में आ जाओ, पेरू में इंपॉर्टेंट क्या है? फॉस्फेट और नाइट्रेट पाया जाता है। लीमा इसका कैपिटल है। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलेगा हुस्न करान और अल्मिस्टी माउंटेन रेंज। नीचे बोलिविया में आ जाओ, लापाज इसका कैपिटल है। लापाज वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल है। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक पू। ये जो लेक दिख रहा है, ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैप में भी दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है लेक टिटिका का। ये क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड है। चिले याद होना चाहिए। अटकामा डेजर्ट यहाँ पे है। इसका अकानकागुआ सबसे हाईएस्ट पीक है, और चिले के यहाँ से हमबोल्ट करंट पास करती है। अटकामा हाईएस्ट डेजर्ट है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो पेटागोनिया का प्लेट्यू है। पंपास ग्रासलैंड है। प्राना रिवर यहाँ पे आती है। उरुग्वे, परग्वे, ब्राजील, खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका में ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, पेरू से निकलती है जिसका नाम है अमेजोन। ये निकलता है कहाँ से? ये निकलता है आपका मरा, आई थिंक एक बार इसका रिवर का क्या है नाम? मुंटारो। मुंटारो नाम की जगह से निकलती है और मकापा में जाके मिलती है। एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मदिरा। यहाँ पे ओरिनोको रिवर बहती है। बस इससे ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। तो एक कॉन्टिनेंट हमने खत्म कर दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहले इतना कुछ मुझे बता दो। अब थोड़ा सा हम स्पीड में बढ़ेंगे।
अभी तो खैर आज का क्लास आई थिंक कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ी कंट्री है और अफ्रीका में बहुत सारे देश